ईरान इस पूरे इलाके में हर मुमकिन मौके पर कुछ ना कुछ बर्बादी, तबाही और आतंक की कहानी लिखने की कोशिश करता है। वही ईरान आज लामबंद करना चाह रहा है तमाम इस्लामिक देशों को, मुस्लिम देशों को कह रहा है, वो अरब देशों को कह रहा है कि आप सामने आइए, इजराइल के खिलाफ मदद कीजिए। खुलकर ये ईरान सामने आता नहीं है, लेकिन ऐसे वक्त पर वो आतंकी जो गतिविधियां हैं, संगठन है, उनको ये हथियार मुहैया कराता है, पैसे मुहैया कराता है और अंजाम तक पहुंचाता है उनके आतंकी हमलों को। ये बात किसी से छिपी नहीं है। बहरहाल इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपने देखा कि इजराइल कैसे लगातार हमास के मददगारों को रोकने की कोशिश कर रहा है। इजराइल की ओर से हमास के ठिकानों पर बमबारी की जा रही है, लेकिन दिलचस्प है कि हमास भी पलटवार कर रहा है, अभी तक कर रहा है। बीते दिन भी उसने एक एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला कर दिया। इसका मतलब यह है कि बड़े पैमाने पर हमास की मदद हो रही है। कई देश हमास के समर्थन में खड़े हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ फैक्ट्स, ऐसी हकीकत जिसको लेकर कई तरह की अफवाहें फैलती हैं। जब युद्ध होता है तो अक्सर लोग अपना एजेंडा, अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं। हम आपके सामने फैक्ट्स और नंबर्स कहते हैं जो कि अथॉरिटीज की तरफ से दी जा रही है। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल की ओर से कितने हमले किए गए हैं, इजराइल के कितने लोगों की मौत हुई है। ये सब इजरायली मीडिया के हवाले से है। इजराइल की ओर से हमास के 2500 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए हैं, 1200 लोगों की मौत हुई है। वहीं हमास की ओर से 5000 से ज्यादा रॉकेट्स दागे जा चुके हैं और करीब 1100 लोगों की मौत हो चुकी है। ये जानकारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है पैलेस्टीन की, फिलिस्तीन की, उसने ये जानकारी दी है। अब आपको बताते हैं कि इजराइल को कौन देश क्या मदद दे रहा है। अमेरिका ने, इससे पहले आपने देखा था कौन किसके समर्थन में खड़ा है, लेकिन आज बात आगे इसलिए बढ़ी है क्योंकि अब सिर्फ नैतिक समर्थन की बात नहीं हो रही है, हथियार। अमेरिका ने इजराइल को हथियार, गोला बारूद भेजा है, कई तरह के मिसाइल्स भी भेजे हैं। वहीं जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने ऐलान किया है कि वो इजराइल को 2 हेरॉन ड्रोन्स देगा। टॉप एंड, हाई एंड हेरॉन ड्रोन्स होते हैं, वो देगा ताकि फिलिस्तीनी इलाकों से घुसपैठ को रोका जा सके। हम आपको यह भी बता देते हैं कि इंग्लैंड किस तरह का स्टैंड ले रहा है। सिर्फ नैतिक समर्थन की बात नहीं है, इजराइल के समर्थन में इंग्लैंड ने एक बड़ा फैसला किया है। इंग्लैंड ने कहा है कि अगर यूके में, इंग्लैंड में फिलिस्तीनी झंडा लहराएगा कोई तो ये अवैध है। कोई फिलिस्तीनी झंडा यूके में, इंग्लैंड में नहीं लहरा सकता है। साथ ही भारत ने हमास के हमले को आतंकी हमला बताया है। अब आपको फिलिस्तीन के मददगारों के बारे में बताते हैं। फिलिस्तीन को यूएई ने, इधर कौन कौन मदद कर रहा है, तो फिलिस्तीन को एक तरह से समझ लीजिए, हमास को यूएई ने $20 मिलियन मदद का ऐलान दिया है। मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं, वो भी मदद की बात कर रहे हैं। लेकिन यूएई ने, देखिए, यूएई ने पिछले दिनों अपनी पोजीशनिंग मुस्लिम देशों की जो कट्टरता के लिए जानी जाती है, उससे अलग होकर अपनी पहचान बनाने की यूएई ने कोशिश की थी। लेकिन जब बात फिलिस्तीन की आती है तो देखिए यूएई ने भी $20 मिलियन दे दिए हैं फिलिस्तीन को, यानी एक तरह से हमास को, आतंकी संगठन को। वहीं मिस्र मानवीय सहायता दे रहा है, इजिप्ट है, लेकिन इसी के साथ देखिए कई ऐसे देश हैं जो अघोषित तौर पर मदद कर रहे हैं, जैसे ईरान है, लेबनान है। ईरान तो खुलकर सबसे कह रहा है कि आप लोग आइए और मदद कीजिए। अब हम आपको जंग से जुड़ी कोई और दिलचस्प जानकारियां देते हैं, आंकड़े बताते हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। इजराइल हमास जंग के बीच छठे दिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देश की विपक्षी पार्टियों के साथ एक इमरजेंसी सरकार बना, एक वॉर मंत्रालय बना दिया और कसम दोहरा दी, हमास का दुनिया से अंत कर देंगे। हमास आईसिस की तरह है, जैसे दुनिया ने आईसिस का अंत किया, हम हमास का विनाश कर देंगे। इजराइल में विपक्ष के नेता बेनी गैंट्स ने सरकार के साथ मिलकर इजराइल की एकता के लिए इमरजेंसी सरकार बनाकर वॉर कैबिनेट के जरिए युद्ध की रणनीति बनाने का मोर्चा भी संभाल लिया है। ये रण हर बीते दिन और भीषण होता चला जा रहा है। अब तक इस जंग में 2300 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली मीडिया के मुताबिक 7 अक्टूबर के हमले से अब तक 1200 इजरायली मारे गए हैं, जबकि 2700 लोग घायल हुए हैं। वहीं फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक 1128 फिलिस्तीनी गाजा और वेस्ट बैंक में मारे गए हैं, जबकि 5339 घायल हुए हैं। इस आंकड़े में से सिर्फ गाजा पट्टी में 1100 लोग मारे गए हैं, 5339 घायल हुए हैं। इजराइल गाजा पट्टी में लगातार हवाई हमले कर रहा है। भारी बमबारी के साथ साथ अब उसके टैंक भी तैनात कर दिए गए हैं, जो गाजा पट्टी पर धावा बोल देंगे।
ये जो तस्वीरें आप इस समय देख, इजराइल की सेना है और इजराइल की सेना गाजा पट्टी की तरफ बढ़ रही है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया टुडे पर ये आज तक पर आप देख रहे हैं। ये इजराइल की सेना के टैंक आगे बढ़ रहे हैं एक के बाद एक। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। हम आपको बिल्कुल फ्रंट लाइन्स पर से ये तस्वीरें लेकर आ रहे हैं जहां पर इजराइल की सेना के टैंक और इजराइल की सेना की बख्तरबंद गाड़ियां एक सबक सिखाने के लिए हमास की तरफ से जो खतरा है इजराइल को, उसको पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देना। इन तस्वीरों को एक के बाद एक, वो जो सामने आप दीवार देख रहे हैं वो गाजा पट्टी की दीवार है और गाजा पट्टी की दीवार के बिल्कुल बगल में ये है इजराइल की सेना जो एक के बाद गंदनाते हुए इजराइल की सेना के टैंक आगे बढ़ रहे हैं। इजराइल हमास को साम दाम दंड भेद हर तरकीब से ध्वस्त कर रहा है। भारी बमबारी से हो रही गाजा पट्टी की तबाही के साथ साथ इजराइल के ऊर्जा मंत्री कात्स ने बताया कि पानी कंपनी मैकोरोत को आदेश दे दिया गया है कि गाजा का पानी सप्लाई काट दे। बिजली पहले ही काट दी गई है। इसे इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट चौतरफा और पूर्ण घेराबंदी बता रहे हैं। युद्ध के छठे दिन गाजा की बर्बादी की ये तस्वीरें बता रही है कि इजराइल 7 अक्टूबर का बदला किस अंदाज में ले रहा है। रॉकेट जो दरअसल आया हमास की ओर से, इसकी लंबाई देखिए, यही वो रॉकेट है लगभग 1.5 फुट लंबा, जिसके अब ये खाली शेल है, लेकिन ये खाली शेल भी मैं उठा नहीं सकता। और ये रॉकेट जब घर में गिरा इसने इस तरह की तबाही मचा। आप समझिए कि किस तरह की क्षमता हमास की है कि जो इतने बड़े बड़े रॉकेट वो इस्तेमाल कर रहा है। ये पूरी जो दीवार है 1.5 फीट चौड़ी, इस पूरी दीवार को उसने भेद दिया था पूरे घर को। और ये देखिए ऊपर तक नुकसान, ऊपर 3 से 4 मंजिला तक नुकसान हुआ लोगों का। इजराइल को अमेरिका का पूरा साथ मिल रहा है। आज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। तमाम हथियार, जंगी जहाज और नैतिक साथ देता हुआ अमेरिका इजराइल की हमास के खिलाफ जंग में उसके साथ मजबूती से खड़ा है। अमेरिका ईरान को भी साफ चेतावनी दे रहा है क्योंकि इस जंग के शुरू होने के साथ ही ईरान तमाम अरबी देशों को एक साथ करने में जुट गया है। ईरान और सऊदी अरब एक हो गए हैं। खतरनाक जंग के बीच हमास के कमांडर महमूद अल जहर का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि यहूदियों और ईसाइयों को खत्म करके ही मानेंगे, इजराइल तो सिर्फ शुरुआत है। ये वीडियो मेमोरी टीवी ने दिसंबर 2022 में जारी किया था, लेकिन इसी बहाने हमास एक प्रोपेगेंडा जंग भी छेड़ रहा है। वो दोबारा इस पुराने वीडियो को वायरल कर रहा है। इजराइल के लिए ये जंग कई मोर्चों पर खुलता जा रहा है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी खतरनाक इरादे साफ कर दिए हैं। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर भी जबरदस्त तनाव है। पिछले 4 दिनों के दौरान इस पूरे सीमावर्ती इलाके में जो है काफी तनाव बना हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा कि शनिवार और रविवार को न सिर्फ हमास ने जो फेंस है उसको तोड़ा था वहां पर, जो गाजा है, बल्कि साथ ही साथ यहाँ पर भी कई जगहों पर वो आने वाले दिनों में हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां पर इतना बड़ा और बारीक खतरनाक बाड़ या सीमेंट का कंक्रीट दीवार है तोड़कर जो है हमास और हिजबुल्लाह और इस्लामिक जिहाद के लड़ाकू जो हैं वो नॉर्दर्न इसराइल में दाखिल हुए थे। इजराइल का दावा है कि हमास के आतंकी आईसिस का झंडा लेकर आए थे और उसी अंदाज में लोगों का सर कलम किया था। 7 अक्टूबर के इजराइल पर हमले में अब भारी बमबारी से आसमानी आफत बरसाने के साथ साथ 18 साल बाद गाजा पट्टी में घुसने के लिए इजराइल के मकरवा टैंक हमास के आतंकी ठिकानों को तबाह करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अशरफ वानी, आशुतोष मिश्रा और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। एक मैप के जरिए आपको तस्वीर बताते हैं। देखिए, जब यहूदियों के खिलाफ यूरोप में भारी पैमाने पर नरसंहार जेनोसाइड होने लगा तो वो भारी तादाद में आकर यहां पर, ये जो आप देख रहे हैं इजराइल, 1917 से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं भारी तादाद में। ये देखिए यहाँ पे इससे इजराइल में वो आकर, ये देखिए जो लाल वाला हिस्सा है वो इजरायली है, फिलिस्तीनी मतलब उस वक्त में ये अरबी लोग कह लीजिए, अरब देशों के लोग थे जो यहां पर बसे हुए थे। यहां पर उनकी कितनी संख्या थी और कितने पैमाने पर वो बसे हुए थे, यानी हरा रंग आपको बता रहा है फिलिस्तीनी, वो दरअसल उस वक्त अरबी लोग थे जो आए हुए थे। वहीं पर यहूदी आकर यूरोप में भारी पैमाने पर जेनोसाइड नरसंहार का सामना करते हुए अलग अलग हिस्सों में, ये लाल आप देख रहे हैं 17 की ये बात है, तब तक इसराइल का गठन भी नहीं हुआ था। 1948 में इसराइल बना है।
1948 की अब सूरत देखिए। यहां पर आते आते तस्वीर साफ हो जाती है। यहां पर आपको गाजा पट्टी दिख रहा है, यहां पर आपको वेस्ट बैंक बड़ा हिस्सा दिख रहा है, और ये जो लाल हिस्सा है, इजराइल गठित हो गया और यहूदी यहां पर रहने लगे। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट होता रहा। पहला इंतिफादा, जो पहली लड़ाई हुई थी, वो 1987 में हुई थी, 87 में। ये 67 में देखिए धीरे धीरे कैसे संख्या बढ़ती जा रही है, और ये अब देखिए ये हिस्सा घटते गया। तो यहां पर जो वेस्ट बैंक उन्हें मिला था, वहां पर भी काफी बड़े पैमाने में यहूदी वहां पर बसने लगे। फिर वो घटे और ज्यादा इजरायली यहां पर रहने लगे, यहूदी ज्यादा होते चले गए। देखिए अब वो एरिया जो वेस्ट बैंक का है वो कैसे सिमट गया है, और फिलिस्तीन वाला हिस्सा भी आपको दिख रहा है। ये देखिए इजिप्ट वाला बॉर्डर है, मिस्र वाला बॉर्डर है, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, और ऊपर में लेबनान है। जो आप सबसे ऊपर देख रहे हैं वहां पर वो देश लेबनान है। अब इसके बाद आपको जल्दी से 2020 दिखा देते हैं, फिलिस्तीन, और ये देखिए ये हिस्सा बच जाता है। यहां पर इनका एक टुकड़ा यहां पर है, ये गाजा पट्टी है, ये वेस्ट बैंक ऐसे हो गया है, बीच बीच में यहूदी रहने लगे हैं। लाल वाला हिस्सा पूरा उनका दिखाता है। एक बार कंपैरेटिव पांचों मैप जल्दी से एक साथ दिखा दीजिए। ये देखिए 1917 में जो इस अंदाज में शुरू हुआ था, 48, 67, 95 और फिर 20 आते। 2005 में तो खुद ही इजराइल ने गाजा पट्टी से विड्रॉ कर लिया था। 2007 में जो फतेह पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थी, हम जो यासिर अराफात की तरफ से जो अथॉरिटी थी, उसमें और हमास में, फतेह और हमास में गाजा पट्टी में ही लड़ाई हुई और हमास जीत गया। और हमास का कब्जा एक तरह से हमास की अब चलती है, उसी का शासन है फिलिस्तीन पर। तो ये अब आप देख रहे हैं। जल्दी से एक बार समर्थन वाला बड़ा मैप दिखा दीजिए, जिसमें कौन किसके समर्थन में है। यहां पर ये पूरी लड़ाई चल रही है, आप देख रहे हैं, ये देखिए यहां पर ये पूरी लड़ाई है, ये वाली। कौन कौन से देश, कनाडा, अमेरिका, नॉर्वे, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूएई। हालांकि यूएई ने भी अब फिलिस्तीन को कुछ मदद पहुंचाया है, लेकिन अभी तक भारत, ये सब तमाम देश आप देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जो कि खड़ा है इजराइल के साथ। अब फिलिस्तीन का आप दिखा दीजिए, फिलिस्तीन और हमास कह लीजिए, हमास के समर्थक देश, जिसमें ईरान सबसे बड़ा। यहां तक कहते हैं आयतुल्लाह खमैनी कि हम तो उनका हाथ चूमना चाहते हैं जिन्होंने इस आतंकी हमले को 7 अक्टूबर को अंजाम दिया है। तुर्की खुलकर आ रहा है, कह रहा है कि असभ्य देश की तरह बर्ताव कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कतर आप देख रहे हैं, कई सारे मुस्लिम देश हैं, यमन है जो उनके पूरे खास तौर पर यहीं पर आप देख रहे हैं, ये लेबनान, यही देखिए, अगर बड़े मैप पे आप देखेंगे यही वो हिस्सा है पूरा। इतनी सी ये जगह है जिसको लेकर इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है, और यहीं पर आपको लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ये तमाम देश दिख रहे हैं। पाकिस्तान भी अब समर्थन में। संजय मिश्र साहब, इस युद्ध के होने के बाद आप पहली बार अब आ रहे हैं, इसे युद्ध ही कहा जाए एक तरह से। कई बार हेजिटेशन होता है कि युद्ध बोला जाए ना बोला जाए, लेकिन जिस पैमाने पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है दोनों तरफ, हथियारों का इस्तेमाल, लगता है कि अब युद्ध की ही स्थिति है। डे 6 है आज, किस तरफ आप किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं, और क्या वाकई हमास को हम दुनिया से पोंछ देंगे, खत्म कर देंगे, वाइपिंग ऑफ हमास का जो दम भर रहे हैं बेंजामिन, आपको लगता है हो पाएगा ये? और देखिए पहली बात, पलड़ा तो इजराइल का टोटल भारी है, उसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा जो इजराइल का भी मुद्दा है, हमास को खत्म करना, देखिए यही मुद्दा यूनाइटेड स्टेट्स का था जब वो अफगानिस्तान में घुसे थे। फिक्स, फाइंड, फिक्स एंड फिनिश अलकायदा, इनका भी यही तकरीबन मुद्दा है। यहां पर कर पाएंगे कि नहीं, वो बड़ा सवाल उठता है। और आज सबसे बड़ी जो अभी इनके सामने कठिनाई है वो है 150 तकरीबन जो होस्टेजेस हैं, जब तक वो इश्यू रिजॉल्व नहीं होता है। और दूसरा, ये फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया है, जब ये ग्राउंड फोर्सेस जाएंगे तो बिल्ट अप एरिया में जो लड़ाई होगी उसका अंत क्या होगा वो भी अभी मुश्किल है बोलना। सीज लग रखा है, पानी का कट ऑफ है, सप्लाईज कट ऑफ है, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ है। तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो वहां की जनता है गाजा स्ट्रिप में, देखिए आपने अभी बोला भी था 2005 से पहले वहां पर ये जो फतह थी मोहम्मद अब्बास के अंदर में, वो काफी मॉडरेट थे। और उनके शब्द हैं कि रॉकेट्स के द्वारा कोई भी पीस नहीं मिल सकती है, वो एक मॉडरेट है। और फिर आपस में हमास और फतह की जब लड़ाई हुई थी तो इसीलिए ये गदर हुआ है। लेकिन हमास इसीलिए जीती क्योंकि शायद वहां के लोगों में भी इस बात को लेकर था, वो एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, पर अब लोग पछताएंगे, की लड़ाई चाहते थे। हाँ, पर अब लोग पछताएंगे, अब लोग पछताएंगे क्योंकि अब उल्टा हो रहा है। लेकिन अब हमास जो कर रहा है और जिसकी वजह से वहां पर लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सज्जनहार साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई आप देख रहे हैं इसको एक अंजाम तक पहुंचते हुए? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि यहां से भी किसी अंजाम तक पहुंचता हुआ नहीं दिख रहा है। वहां लेबनान में आप देख रहे हैं हिजबुल्लाह एक्टिव हो गया है, वो एक फ्रंट खोल रहे हैं। ईरान अपने तरीके से पीछे से जो कुछ वो कर सकता है कर रहा है, जिसकी वजह से अब सीरिया में 2 एयरपोर्ट्स पर अटैक करना पड़ा है इजराइल को।
जी अंजना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए चैलेंजेस यहाँ पर बहुत हैं इजराइल के लिए, चुनौतियां बहुत है इजराइल के लिए। हाँ। परंतु ये एक हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला हुआ है। मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूं। जो ये कोई मामूली टेररिस्ट अटैक इसको नहीं लिया जा सकता अंजना। दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर जो कि हमास ने न केवल अपने। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है सर, पूरी कीजिए। जी तो नहीं, मैं ये कह रहा था जो ये हमास ने इसके बारे में बहुत ज्यादा उन्होंने पहले तैयारी की है। कुछ ये दिन या सप्ताह की तैयारी नहीं है, बहुत महीने साल की उन्होंने तैयारी की है। जितने उन्होंने 5000 रॉकेट वहां पर दागे हैं। सो इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बाय हमास ऑन इजराइल। तो इसलिए इजराइल जो कह रहा है दैट वी आर गोइंग इनटू वॉर, तो वो शुरुआत जो है जंग की, युद्ध की जो शुरुआत है वो मैं कहूंगा हमास ने किया है और अब इजराइल उसका मुकाबला कर रहा है। देखिए इस हमले से जो वहां पर इजराइल में 1200 करीब लोग मारे गए हैं, तो इससे ब्रांड इजराइल, ब्रांड नेतन्याहू, उसको बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। तो इसीलिए उसको ठीक करना, उसको करेक्ट करना उनके पास वो बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव है। पहले जो उन्होंने किया है, जो वहां से हमास को खत्म करेंगे, पूरी तरीके से ऐसे नहीं किया, पूरा लग के ऐसे नहीं किया। मेरे ख्याल से अभी जो रिजॉल्व है अंजना जी ये इजराइल का, वो रिजॉल्व बहुत स्ट्रांग है। वो हमास को बिल्कुल ही तितर बितर करेंगे वहां से। चुनौती जरूर है, जैसे जनरल मेस्टर ने कहा, मैं उनसे अग्री करता हूं। जो वहां पर ये बिल्कुल ही कॉन्क्रीट जंगल है, गाजा कंस्ट्रक्टेड एरिया है, तो वहां पर जो भी हैं हमास के लड़ाकू हैं, वो वहां पर किसी घर में घुस जाएंगे तो उनको ढूंढ कर निकालना मुश्किल रहेगा। परंतु ये जो इजराइल की इंटेलिजेंस है, मोसाद इंटेलिजेंस है, मेरे विचार से उनके पास सब ये वाली जानकारी होगी, जो वहां के नक्शे होंगे, कैसे ये बिल्कुल लैंड ऑफेंसिव वहां से कर सकते हैं, ये समुद्र की तरफ से भी वहां पर आ सकते हैं सरप्राइज एलिमेंट के लिए। आखिरी चीज मैं ये कहूंगा, जो जब ये जंग शुरू हुई सरप्राइज एलिमेंट था अंजना जी हमास के पास, अब वो सरप्राइज एलिमेंट एकदम खत्म हो गया है। नाउ ऑल द कार्ड्स आर इन द हैंड्स ऑफ द इजराइल डिफेंस फोर्सेस और वो उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। और आखिरी बात ये जो है हिजबुल्लाह का है, सीरिया का जो आपने कहा, ईरान का जो कहा, वो यकीनन चुनौती है। परंतु मेरे विचार से जिस प्रकार से अमेरिका ने कहा है जो और कोई देश इसमें नहीं आए, तो मैं समझता हूं ये छुटपुट थोड़े से वहां से रॉकेट अटैक्स हो सकते हैं, परंतु कोई ऐसा कंसर्टेड मूव लेबनान से या ईरान की तरफ से मैं नहीं समझता हूं जो हमको देखने को मिलेगा। ठीक है गौरव भाटिया जी, अब आपके पास आते हुए आशुतोष जी। गौरव जी, अब देखिए हम एक ऐसे देश में हैं जिसने एक वक्त पर बहुत पहले फिलिस्तीन को मान्यता दी और बीजेपी की भी तरफ से एक वक्त पर एक पुराना भाषण अटल बिहारी वाजपेयी जी का, पूर्व प्रधानमंत्री का वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अरबों को उनकी जमीन वापस देनी ही होगी इजराइल को और फिलिस्तीन को हम स्वीकारते हैं। ऐसे में आपकी सरकार, मौजूदा सरकार इजराइल के साथ खड़ी है, कांग्रेस फिलिस्तीन के, AIMIM और भी कुछ पार्टियां हैं जो फिलिस्तीन के साथ, लेकिन आपकी सरकार ने यह स्टैंड लिया है कि हम आतंकी घटना के इस घड़ी में इजराइल के साथ हैं। एक तो सरकार का स्टैंड समझाएं क्लैरिटी के साथ, दूसरी तरफ हम क्या किसी सहायता की भी बात सोच रहे हैं, किसी मदद करने की भी बात कर रहे हैं, या हम दूर से देखें? अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि हमें एक बात समझनी होगी, पैलेस्तीन और हमास एक नहीं है। हमास एक आतंकवादी संगठन है और हर भारतीय को आज इस बात पे गर्व है कि हमारी सरकार ने, आपने कहा था आपकी सरकार ने, हमारी सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही स्पष्टता से भारत का मत रखा और उन्होंने बता दिया कि जो हमास आतंकवादी संगठन बच्चों के सर काट रहा है, महिलाओं का बलात्कार कर रहा है, लाशों को प्रदर्शन करके लोग उस पर थूक रहे हैं, ऐसे लोग दरिंदे हैं, ये इंसान नहीं है। और भारत हमेशा मानवता के साथ खड़ा हुआ है और इसीलिए ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जिसने निर्दोषों पे हमला किया है, भारत भी उसके खिलाफ खड़ा है। दूसरी बात, हमें एक चीज और जाननी होगी, जब ये चर्चा होती है
तो सिद्धांतमक तौर पे निर्दोष लोगों की तुलना आतंकियों से नहीं की जा सकती है। हमें हमास की निंदा ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो कोई इंसान नहीं कर सकता। मानवता को उन्होंने शर्मसार किया है। और एक बात और बार बार आ रही है, जो भारत में भी हमने देखा, चर्चाओं में आई, धर्म के नाम पे अगर इंसानियत को भूल जाओगे तो जब इतिहास लिखा जाएगा तो जो भारत की भूमिका है वो तो स्वर्णिम अक्षरों से लिखी जाएगी, लेकिन जो देश धर्म के आड़ में आतंकियों के साथ खड़े हैं उन देशों को पूरा विश्व कभी माफ नहीं करेगा। और भारत की प्राथमिकता क्या है मैं आपको बता दूं, ये कूटनीति है, लेकिन गलत को गलत कहना आवश्यक होता है। और आज अगर रीढ़ की हड्डी किसी की मजबूत है तो वो भारत की है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट वक्तव्य दिया है। दूसरी बात, हमारी प्राथमिकता है कि जो भारतीय फंसे हुए हैं इजराइल में जी, उनको बचाया जाए, भारत सुरक्षित लाया जाए। हाँ। आपका चैनल भी दिखा रहा था अंजना जी, नुसरत भरूचा बॉलीवुड एक्ट्रेस है, वो वहां फंसी हुई थी, लौट के आई, उनका वीडियो आया, उन्होंने कहा भारत में जो शांति है, जो लोकतंत्र है, जो लोगों का सौहार्द है, उसकी असली कीमत मैं तब जानी जब मैं वहां फंस चुकी थी। तो रेस्क्यूअर इन चीफ कोई अगर व्यक्ति है जो भारतीयों को प्राथमिकता दे के उनको सुरक्षित वापस भारत लाता है, चाहे यूक्रेन हो, चाहे अफगानिस्तान हो, सूडान हो, येमेन हो, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और ऑपरेशन अजय, ये ऑपरेशन ये सुनिश्चित करेगा कि जो भारतीय वहां फंसे हैं वो लौट के आए। एक बड़ा सवाल मैं आपके मन पे उठाना चाहता हूं। आज हमें ये भूल जाना चाहिए कि हम किस धर्म के हैं। अगर कोई दरिंदा आतंकवादी अपने आप को मुसलमान बताता है और उसके बाद वो गला काटता है और अल्लाह अकबर के नारे लगाता है, अंजना जी वो मुसलमान है ही नहीं। मुसलमान कोई है तो वो अब्दुल हमीद है, राइफलमैन औरंगजेब है, जो अपने वतन के लिए जान दे देते हैं, किसी पे जुल्म नहीं करते हैं, और यही भारत सिखाता है। तो मैं अपील करता हूं जो 20 करोड़ मुसलमान यहां हैं वो बाहर निकलें और दिखाएं हमारी ताकत क्या है, कि यहां का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, हर कोई मानवता के साथ खड़ा है। जो बच्ची जिसका गला काटा गया है वो ठीक है, हमारे रिश्ते में नहीं है, लेकिन वो भी हमारी अपनी बच्ची थी जी। उसके साथ खड़े होने की जिम्मेदारी किसी की है तो भारत की है, क्योंकि भारत की भूमिका विश्व पटल पर अग्रणी है, सबसे मजबूत है, सारे देश हमारी तरफ देखते हैं। ठीक है, आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी एशक्लोन से। आशुतोष, बीते दिन आप जहां पर खड़े थे लगातार चारों तरफ रॉकेट्स के जरिए अटैक हो रहा था और हमास ही अटैक कर रहा था। आज आप जहां पर खड़े, चलिए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई, बहुत मुश्किलों से आप जूझ रहे होंगे, बीते कई दिनों से आप वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या स्थिति है अभी? बस ये समझिए कि आज सुबह से ना एक बार सायरन बजा है, ना एक भी रॉकेट गिरा है, लेकिन ये जरूर है कि हर 1.5 से 2 मिनट पर आवाजें आती हैं धमाकों की, और ये धमाके दरअसल वो हैं जो यहाँ मुझसे ठीक 6 किलोमीटर रेडियस के पीछे दरअसल इजरायली ट्रूप्स है जो एडवांस कर रही है, गोले दाग रही थी, उसकी आवाज है। हमास आज हमला नहीं कर पाया है, लेकिन ये खतरा और मिशन अजय इसलिए महत्वपूर्ण, मैं चाहता हूं कि देश ये समझे कि हवाई हमला जब तक होगा इजराइल उसे नाकाम करेगा दक्षिण में, उत्तर में, लेकिन अब खतरा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि रात भर मैं लगभग पूरी रात में 3 या 4 बार ऐसे सायरन बजे और सोना बहुत मुश्किल हो गया था। तब ये पता चला सुबह कि दरअसल रात को जब रॉकेट दागे जा रहे थे वो एक कवर फायर था, ताकि जो कोस्टल रूट है, और वो कितना खतरनाक है उसका एक और उदाहरण दूंगा, किसी को यकीन नहीं होगा। उस कोस्टल रूट से रात को 9 से 11 आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, कई मार गिराए गए, फिर भी 7 इस समय एस्कलोन शहर में मौजूद हैं और उनकी हंटिंग चल रही है। अब ये इतना मुश्किल हो गया कि जिस कोस्टल लाइन पे मेडिटेरेनियन सी के किनारे में आज वहां स्टोरी शूट कर रहा था, कोई नहीं था वहां पे, बच्चों का पार्क, मैं अकेला घूम रहा था। किन लोगों को संदिग्ध ये हुआ कि मैं शायद कोई हमास का संदिग्ध हूं, 5 मिनट के अंदर वहां इजरायली फोर्स पुलिस हथियार से आ गई। और चूंकि बहुत सारे लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते कि आगे प्रेस लिखा हुआ है हाथ में, क्योंकि आतंकी भी इस तरह हेलमेट और वेस्ट पहन करके आते हैं,
डिटेन नहीं किया गया, लेकिन इतनी पूछताछ थी कि अगर वो पूछताछ नहीं करते तो संभवतः एक गोली सीना पार कर चुकी होती। ये दहशत है और ये बताता है कि क्यों ऑपरेशन जरूरी है, क्योंकि अगर आतंकी शहरों में घुस रहे हैं तो नुकसान बड़ा कर सकते हैं। और इसीलिए जितने भी भारतीय यहाँ रह रहे हैं, हर किसी को मैसेज पहुंच चुका है, हर कोई फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन कर रहा है और कई सारे लोग जो जाना चाहते हैं बारी बारी। आप बता रहे हैं कि अभी भी घूम रहे हैं यहीं पर एश्केलोन में। आप कह रहे हैं 7 आतंकी अभी भी ट्रैक नहीं हो पाए, मतलब एश्केलोन में और सिद्रौत, और ये रात को घुस चुके थे कोस्टल लाइन के जरिए, और वो स्कूबा डाइवर के जरिए थे, मतलब उन्होंने स्कूबा गियर पहन करके उन्होंने घुसपैठ की है। स्कूबा डाइवर्स के कपड़े पहनकर वो वहां पर पहुंच रहे हैं, कुछ पैराग्लाइडिंग करके पहुंच रहे हैं। बने रहिए आप आशुतोष, अगर आपको आगे नहीं बढ़ना है तो हमारे साथ मैं लौट रही हूँ। आशुतोष जी, अब आपके पास स्टूडियो में आते हुए पूरी कहानी दिख रही है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि हमास को शायद अपने पूरे एग्जिस्टेंस के बाद का 2005 में तो वापस गया, 2007 से उन्होंने कब्जा कर लिया था गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में। 2007 के बाद शायद सबसे बड़ा नुकसान वो इस बार झेल रहे हैं। क्या आपको लगता है उनके सफाई की तरफ अगर बढ़ रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, तो वो अपनी जगह पर सही है? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि ये इजराइल स्टेट बनने के बाद का अब तक का सबसे बड़ा हमला इसको हम कह सकते हैं। जो 1967 में जो 6 डेज वॉर थी उसमें भी इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था और ना इतना नुकसान हुआ था, और ना ही 1973 में जो यौन किपर वॉर हुआ था उसमें भी इतना नुकसान हुआ था। जो माल और जान और माल का नुकसान हुआ वो जबरदस्त है और ये इजराइल के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी के तौर पर माना जाएगा। अब दूसरा पहलू है कि हमें फिलिस्तीन और हमें हमास के बीच फर्क करना पड़ेगा। हमास एक आतंकवादी संगठन है, जिस तरीके से हमला किया है इसकी दुनिया में कोई मिसाल भी नहीं है और इसकी जितनी निंदा हो सकती थी निंदा करनी चाहिए। अब तीसरा प्रश्न यह है कि हमास जो है क्या उसको आप खत्म कर सकते हैं? ये अपने आप में एक ट्रिकी सवाल है, क्योंकि वो इसके लिए इनको गाजा के अंदर घुसना पड़ेगा और जो जानकारी मिल रही है कि गाजा के अंदर घुसने की कोशिश इजरायली आर्मी कर सकती। अगर ये गाजा के अंदर घुसे तो कहीं ये वियतनाम वॉर की वाली स्थिति तो नहीं पैदा हो सकती या अफगानिस्तान वाली स्थिति नहीं पैदा हो सकती, क्योंकि वहां 365 स्क्वायर में मामले में इलाके में तकरीबन 23 लाख लोग रहते हैं और इतनी छोटी छोटी गलियां, इतनी पतली पतली गलियां हैं। न केवल गलियां हैं बल्कि इसके साथ साथ वहां बहुत कुछ अंडरग्राउंड है, टनल्स बने हुए हैं और वहां के जो हमास के लोग होंगे उनको एक एक चीज का अंदाजा होगा, चप्पे चप्पे की जानकारी होगी। मेरा डर यह है कि अगर आप कहीं गुस्से में अगर आप अंदर घुस गए और उसके बाद अगर आप चारों तरफ से क्रैश हो गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि वहां पे आप जो है वो अपने तोप लेके नहीं घुस सकते अटैक करने के लिए ना। और ये देखा गया है अफगानिस्तान में भी और वियतनाम में भी कि जो ये सुसाइड स्क्वाड्स होते हैं और जिस तरीके का गुरिल्ला वॉरफेयर होता है, इस तरीके की आर्मी उसको हैंडल करने के लिए इसको नहीं। ठीक है, इस पर बातचीत में करूंगी कि क्या इजराइल है या नहीं है, लेकिन इजराइल की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर कहा है कोई भी देश हमास की मदद ना करे जब तक अमेरिका है, इजराइल अकेला नहीं है। ये ब्लिंकन कह रहे हैं। ब्लिंकन दरअसल विदेश मंत्री अमेरिका के और वो इस वक्त दौरे पर है इजराइल के, और उन्होंने ये मुलाकात की है। मुलाकात के बाद दोनों सामने आए हैं मीडिया के। इंसानियत का दुश्मन है हमास, कह रहे हैं नेतन्याहू, और वहीं ब्लिंकन कह रहे हैं विदेश मंत्री अमेरिका के कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। जर्मनी में हमास की गतिविधियों पर रोक लगेगी। जर्मनी ने इससे पहले भी खुलकर समर्थन दिया है, वो ड्रोन्स भी दे रहे हैं इजराइल को ताकि वो नजर रख सके। गाजा पट्टी में इजराइल ने पर्ची गिराई है और गाजा पट्टी में इजराइल ने पर्ची, लोगों को लाहिया शहर खाली करने की चेतावनी। ये बड़ी खबर इस वक्त की, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इजराइल किस तरह के हमले कर रहा है और इजराइल उससे पहले इस तरह की पर्चियां गिरा रहा है गाजा पट्टी में कि जो लाहिया शहर है उसको वहां पर मौजूद लोग फौरन खाली करें। यानी हेवी बम्बार्डमेंट की उम्मीद हम कर सकते हैं, ऐसा लगता है, ऐसी आशंका बन रही है बल्कि कि वहां पर काफी बमबारी अब लाहिया शहर में गाजा पट्टी में कर सकती है। एक काउंटर है आशुतोष जी आपकी बात के लिए, क्योंकि 2006 में जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, जो अभी रूलिंग अथॉरिटी है वेस्ट बैंक में, वो तो फतेह है जो कि 40% लोगों पर अभी वहां पर राज करती है। लेकिन पैलेस्टीन में गाजा पट्टी में जब चुनाव हुआ, ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फॉर द पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें फतेह को हमास ने हरा दिया। लोगों ने हमास को चुना, तो फिर हमास अलग और पैलेस्टीन अलग कैसे हो गया?
देखिए, जो रूलिंग एलिट्स हैं उनको आप जनता से नहीं आप कंपेयर कर सकते ना। हिंदुस्तान के अंदर पर भी उन्होंने हमास को चुना, उनको पता था कि बिल्कुल। ये एक आतंकी ये और संगठन है। इसका खमियाजा वो भुगत रहे हैं। अगर आपने हमास को चुना है तो आपको ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात को है कि आज की तारीख में फलस्तीन का जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट में दो बहुत क्लियर कट ग्रुप है। एक जो यासिर अराफात वाला फतह ग्रुप है, जो गाजा पट्टी में उसमें जो वेस्ट बैंक में जिसका वो है, और दूसरा ये गाजा पट्टी में ये है। जो वेस्ट बैंक में जो फतह ग्रुप है वो कमजोर इसलिए क्योंकि उसके बारे में माना जाता है कि वो पीस की बात करता, बातचीत की बात करता, और वो इजराइल के इन्फ्लुएंस में है, वो वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में। इस वजह से हमास को वहां मौका मिला और वो इजराइल को स्वीकार्यता भी देता है। हमास वाले तो मानने को तैयार नहीं है कि इजराइल देश है। महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है कि आप अगर बमबारी की इजराइल ने के ऊपर, और अगर ये ह्यूमन ट्रेजेडी अगर बढ़ती गई, 10,000 लोग अगर मर गए, तब क्या पूरी दुनिया शांत बैठेगी? क्या अमेरिका इसी तरीके सपोर्ट करेगा? जैसे वियतनाम के मसले पूरी दुनिया में एक आग लगी कि आप मासूम सिविलियंस को नहीं मार सकता, आपका झगड़ा वहां के लोगों से, गुरिल्ला से हो सकता है, आतंकवादियों से हो सकता है। तब आज से 10 साल बाद की स्थिति, 10 दिन के बाद की स्थिति क्या होगी? लहिया शहर खाली करा दिया आपने। अगर वहां बम गिरे और वहां मासूम लोग अगर मारे गए और उनकी संख्या हजारों में हुई, तो क्या अभी तक मासूम लोग नहीं मारे जा रहे हैं? बट आज की तारीख में क्योंकि और अगर आप हमास के बारे में जो जानकारी देते हैं, वहां पर गए हुए लोग वो बताते हैं कि वो जो ऊपर की बिल्डिंग से उससे ऑपरेट ही नहीं करते हैं। अंडरग्राउंड उन्होंने वेब बनाया हुआ है, स्कूल्स के नीचे अंडरग्राउंड बिल्डिंग से, जहां से हमास अपने काम करता है। एक बात और भी याद करिएगा कि आज की तारीख में अस्पताल के नीचे बेसमेंट से वो ऑपरेट करते हैं। एक चीज का और ध्यान रखिए, नेतन्याहू कितने दिनों तक सरकार में बने रहेंगे? वहां के जो अखबार है आज की तारीख में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आप सोच, ही इज अ गैंग लीडर, ही इज अ क्रूक, ही इज अ लायर, ही हैज नो बिजनेस टू बी देयर। तो नेतन्याहू हैज लॉस्ट टोटल क्रेडिबिलिटी एंड ही इज प्राइम मिनिस्टर फॉर फ्यू डेज। मतलब ऐसा लगता है वहां के अखबारों को पढ़ने के बाद। अब इस पर प्रतिक्रिया बाकी लोगों की लेंगे, लेकिन ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं जो रॉयटर्स के थ्रू आ रही हैं, जहां पर धुएं का गुबार आपको पीछे से दिखाई दे रहा है, और ये तस्वीरें आपको लाइव दिखाते हुए सबसे एक एक कमेंट लेते हैं। ये इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहती हूं गौरव भाटिया जी। वो कह रहे हैं कि 10 दिन बाद क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे मासूम लोगों की भी मौत होगी। ये रक्षा मंत्री इजराइल के बार बार कह रहे हैं कि हम टारगेट तो कर रहे हैं हमास के आतंकी जहां पर उनके सेंटर्स हैं, लेकिन जाहिर तौर पर कोलैटरल डैमेज होना ही होना है। ऐसे में 10 दिन बाद इनका मानना है आशुतोष जी का कि जब बहुत ज्यादा सिविलियंस की मौत होगी तो पूरे विश्व में एक आवाज उठेगी कि इसको बंद कीजिए। आपकी क्या राय है? अंजना जी, पूरे विश्व में आवाज उठनी भी चाहिए, लेकिन उस आवाज के उठने की वजह इंसानियत को बचाना होना चाहिए। किसी धर्म के आधार पे आवाज नहीं उठनी चाहिए। और यहां पे सम्मानित मेजर जनरल साहब बैठे हैं, फॉर्मर। मैं एक बात कहूंगा, देखिए फर्क क्या है, जब युद्ध होता है तो कोलैटरल डैमेज होता है, दोनों तरफ से लड़ाई लड़ी जाती है और उसमें निर्दोष मारे जाते हैं। लेकिन कोई सेना जो कि अनुशासन का पालन करती है, जिसको जनता के बीच में जाना है, वो कभी भी टारगेट नहीं करती है, महिलाओं का बलात्कार नहीं करेगी, वो बच्चों के सर नहीं काटेगी। और यही फर्क दिखाई दे रहा है जो इजराइल की सेना है उसकी कार्रवाई में, और दूसरी तरफ जो आतंकी है हमास के, उनकी कार्रवाई में। और ये समय वो समय नहीं है कि आप मूक दर्शक बने रहें। उसकी वजह क्या है आप बताइए? क्या ये सत्य नहीं है? 75 साल भारत ने भी आतंकवाद का सामना किया है और मजबूती से लड़ाई लड़ के हमने उसको परास्त भी किया है। विश्व पटल पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, देयर इज नो गुड टेररिज्म, देयर इज नो बैड टेररिज्म, देयर इज ओनली टेररिज्म। अगर आज भारत चुप रहता है तो कल जब आतंकी कोई कोशिश करेगा कि हमारे देश पे हमला करे, किस मुंह से हम लोग जाएंगे विश्व पटल पर समर्थन मांगने? ठीक है अजय जैन भुटौरिया जी, अजय जैन भुटौरिया जी, जो बात आशुतोष जी ने उठाई है, क्योंकि मानवीयता के आधार पर कई ऐसे लोग हैं जो फ्री पैलेस्टीन की बात करते हैं और आज भी खड़े हैं साथ में, और शायद उसको अमेरिका का भी स्टैंड पसंद नहीं आ रहा है। कई अरब के देश आप देख ही रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ये जो बातें अभी चर्चा चल रही थी, हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हमास का दो पार्ट है। एक पॉलिटिकल विंग है जो गाजा को रूल करता है, दूसरा मिलिट्री विंग। जो मिलिट्री विंग है दैट इज फंडेड बाय ईरान,
और उसका एक ही एम है कि इजराइल का डिस्ट्रक्शन करना। तो अमेरिका इजराइल के साथ वेरी स्ट्रांगली खड़ा है। इजराइल को अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसको हमास को पूरा फिनिश करना होगा। इसमें हो सकता है कि कुछ पैलेस्टीनियन इनोसेंट लाइफ्स का भी नुकसान हो, लेकिन इस वक्त हमास को कंप्लीटली फिनिश करना और वाइप आउट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमास जो टेररिज्म फैला रहा है उस रीजन में। ठीक है, वो कह रहे हैं वाइप आउट करना मुश्किल है संजय मैस्टन साहब। और देखिए इसराइल का इरादा बहुत क्लियर है, उनको फिनिश करना, वाइप आउट करना। क्या ये हो सकता है? पॉसिबल है। कारण ये है कि देखिए, पहली बात स्ट्रेटेजिक वाइज देखा जाए तो ये हमास को टारगेट कर रहे हैं और वहां की जनता को टारगेट नहीं कर रहे हैं। उनकी लड़ाई जनता से नहीं है, लेकिन कायरतापूर्वक हर वक्त हरकत करके ये मिलिटेंट्स, ये टेररिस्ट जाके जनता के बीच में छिपे हुए हैं, उनको एक्चुअली एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए उन्होंने फेज 1 ऑफ द ऑपरेशन इसको पूरा घेराबंदी डाल के आर्मी जनरल की तरह आज बात की है। कैसे वो कह रहे हैं कि आप ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं आम लोगों को।